नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में अभी बड़ी हलचल मची हुई है। बस्तर में एक बड़े ठेकेदार ने एक टीवी चैनल के पत्रकार को मार डाला। उससे शिकायत ये थी कि उसने टीवी चैनल के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने में अपनी मदद की थी, हालांकि उसका मुख्य रिपोर्टर एक दूसरा था, लेकिन उसकी मदद की थी। और ये मदद की थी बस्तर में आदिवासी इलाके में, नक्सल इलाके में बन रही सड़क की जो घटिया क्वालिटी थी, उस क्वालिटी के लिए बनी हुई रिपोर्ट पर उस रिपोर्टर ने मदद की थी। इसलिए उसी के रिश्तेदार, पुराने परिचित ठेकेदार परिवार ने बुलाकर दोनों तीनों भाइयों ने मिलकर मुकेश चंद्राकर नाम के इस पत्रकार को मार डाला। अब इससे पीडब्ल्यूडी हिला हुआ है। जिस विभाग का वो ठेकेदार था, एकदम हिल गया है विभाग। एकदम से पीडब्ल्यूडी को पता लग रहा है कि अरे, इस ठेकेदार की बनाई हुई सड़क की हालत तो बहुत खराब थी। ये उस वक्त भी पता नहीं लगा होगा शायद, जब टीवी चैनल पर ये रिपोर्ट आई होगी कि यहाँ की सड़क इतनी खराब है। उस वक्त भी पता नहीं लगा होगा। जब पता लगा होगा कि 56 करोड़ की सड़क बढ़कर 112 करोड़ की हो गई, 2 गुना, तब भी शायद नींद नहीं खुली होगी। लेकिन जब कत्ल हो गया, कत्ल के कारण सरकार एक किस्म से हिल गई, तो पीडब्ल्यूडी विभाग की नींद खुली और लगातार जांच के लिए कोई कमेटी बन रही है, कुछ हो रहा है। इस सड़क की जांच चल रही है, बस्तर की जिस सड़क जिसकी लागत जो है 56 से बढ़कर 112 करोड़ हो गई। और इस सड़क घोटाले की जांच हो रही है। वहां जितने अफसर काम कर रहे थे, कैसे उन्होंने केवल गिट्टी बिछवाकर 116 करोड़ पेमेंट कर दिया, ऐसी कई तरह की जांच चल रही है। अब सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग ये तय कर रहा है कि जिन अफसरों ने इस तरह का काम करवाया वहां पे ठेकेदार से और उसको पेमेंट करते चले गए, उन अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाए। कल सस्पेंड कर दिया गया है ऐसे कई अफसरों को। अब ये खबर आ रही है कि पीडब्ल्यूडी विभाग इन अफसरों के खिलाफ घटिया काम करवा के भुगतान कर देने को, उनकी भागीदारी, जालसाजी, मिली भगत मानकर उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर करने भी जा रही है। ये सड़क तो बहुत समय से थी। ये तो जो मैं आपको बतला रहा हूं कि टीवी चैनल की रिपोर्टिंग के बाद जिस तरह से मारा गया उस पत्रकार को, मुकेश चंद्राकर को, और उसके बाद सरकार मानो नी जर्क रिएक्शन कहते हैं कि मानो घुटने में चोट लगी तो बिलबिला गए। बिलबिला कर सरकार, पीडब्ल्यूडी विभाग जिस तरह से बिलबिला कर ये काम कर रहा है कि ये जांच बैठा दो, ये कर लो। उसके बाद राजधानी रायपुर में एक सड़क का डामर उखड़ने लगा, अभी अभी रिपेयर हुआ था। मंत्री सचिव सब जाके वहां बैठ के नीचे उसकी जांच कर रहे हैं, डामर उठाकर, गिट्टी मिट्टी उठाकर। वहां भी नोटिस दिया गया है राजधानी रायपुर में ठेकेदार को। लेकिन ये हाल तो बहुत सारी जगहों पर है और सरकार के बहुत सारे विभागों में है। और सरकार के बहुत सारे विभागों में ये अनंत काल से चले आ रहा है। मैं द्वापर और त्रेता की बात नहीं करता, उस समय हो सकता है, क्योंकि जिनको आज भगवान माना जाता है उनका युग था, उनका राजपाट था, इसलिए उनके बारे में कहना लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है। लेकिन ये तो अनंत काल से चल रहा है सरकारी ठेकों में। ये मान के चलते हैं लोग कि सरकारी ठेके का सामान घटिया बनता है, घटिया कंस्ट्रक्शन, कम सीमेंट, अधिक रेत, कम छड़। इंजीनियर ने जिस साइज की छड़ बताई है, जिसका टेंडर हुआ है, उससे पतली छड़, अधिक दूरी पर। ये तो हमेशा से होता है। तो सरकार क्या, जब एक पत्रकार की बलि चढ़ गई उसके बाद जाग रही है सरकार, तो बाकी विभागों में सुधार के लिए, मरम्मत के लिए, बाकी भ्रष्ट अफसरों को रोकने टोकने के लिए क्या करें? और पत्रकार बलि दे दें अपनी अलग अलग विभागों के लिए। तकरीबन तमाम निर्माण विभागों में यही हाल है। मैं देखता हूं कि जल जीवन मिशन जो है उसके बारे में चारों तरफ से खबरें आती हैं
कि यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, यहाँ घटिया काम हुआ है, पाइप नहीं लगा है, टोंटी नहीं लगी है, टंकी नहीं लगी है। चारों तरफ से खबर आती है पीएचई को लेकर। सरकार के जितने निर्माण विभाग हैं उनमें कमोबेश इसी तरह की खबर आती है। सिंचाई विभाग की खबर शायद कुछ कम आती है, क्योंकि बांध दूर दूर रहते हैं, शहर से परे रहते हैं, बांध के सीधे सीधे इस्तेमाल करने वाले लोग कम रहते हैं, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं मुझको बहुत नहीं मालूम है, इसलिए मैं उसके बारे में अभी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सरकार के अधिकतर विभागों का यही हाल है। डीएमएफ का भ्रष्टाचार इसी तरह का था, तेंदुपत्ता खरीदी का भ्रष्टाचार इसी तरह का, सभी तरह का भ्रष्टाचार। सरकार का कोई भी विभाग देख लीजिए, सरकार का कोई भी पत्थर उठाइए तो उसके नीचे से बिलबिलाता हुआ भ्रष्टाचार आपको देखने मिलेगा। तभी एक पत्रकार की हत्या को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील हो गई है और जिस तरह का काम कर रही है, जिस तरह अफसरों के खिलाफ एफआईआर लिखवाने की बात करी, मैं नहीं जानता कि इसमें एफआईआर का मुद्दा बनता है कि नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि क्या ये आर्थिक अपराध में आएगा या थाने के एफआईआर में आएगा, कहाँ पे जाएगा पीडब्ल्यूडी विभाग, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये एकाएक जो सो के उठे और एकदम से दौड़ने लगे, कुछ इस किस्म का लग रहा है मुझको एक पत्रकार की हत्या के बाद। क्योंकि मुद्दा एक पत्रकार की हत्या का है, पूरे देश में छाया है और पूरे देश में उस पत्रकार की रिपोर्ट, उसके चैनल की रिपोर्ट, उसको लेकर एक ये मुद्दा बना है कि भ्रष्टाचार, निर्माण, घटिया सड़क, एक्सिस पेमेंट, दुगना पेमेंट, ये सब। तो ये विभाग को पहले समझ में नहीं आता है, सरकार को पहले समझ में नहीं आता है। और मैं केवल इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार को 1 साल हुआ है, पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले 15 साल बीजेपी की सरकार थी, उसके पहले जोगी के 3 साल में तो काम शुरू ही हुआ था। उस समय ज़्यादा काम नहीं हुआ था, चुनाव आ गया था सामने। तो मैं ये सोचता हूँ कि सरकार कब जागती है? जब बहुत बड़ा हल्ला होता है, जब बहुत हंगामा होता है, तब सरकार जागती है। मुझको बहुत अच्छे से ध्यान है कि कृष्णमूर्ति बांधी यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे रमन सिंह की सरकार में और बाबूलाल अग्रवाल उनके स्वास्थ्य सचिव थे। उस समय स्वास्थ्य विभाग ने ढेर सारी नकली सोनोग्राफी मशीनें खरीदी थी, नकली। जापान की एक कंपनी का लेबल लगा लगाकर चीन में बनी हुई घटिया मशीनें सप्लाई कर दी थी सरकार में। हमने उसके बारे में बहुत सारी खबरें छापी थी, उस वक्त लगातार छापी थी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें। कई तरह के लालच भी आए थे उन खबरों को रोकने के लिए, लेकिन उसकी चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो भी अखबार, टीवी चैनल ईमानदारी से खबरें छापेंगे उनके पास कुछ न कुछ लोग पहुंचेंगे। हमारे में कोई सुरखाप का पर लगा हुआ नहीं था। लेकिन क्यों होता है ऐसा? सरकार में इतना व्यापक बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार होता कैसे है? ये भ्रष्ट अफसर वहां पे कैसे जमे रहते हैं इतने इतने साल तक? मैंने ये भी देखा है सरकार का इंतजाम कैसे रहता है, बतलाता हूं आपको। मेरे एक परिचित अफसर थे, उनको उनके दफ्तर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, रंगे हाथों। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रिश्वत लेते पकड़ा था, कुछ अरसा सस्पेंड रहे। उसके बाद फिर उनको विभाग में लाके फिर उनको प्रभाव की कुर्सी पर, ताकत की कुर्सी पर बिठा दिया गया था फिर से। मैं हैरान हो रहा था कि रंगे हाथों रिश्वत लेके जिसको पकड़ा गया, मामला अभी निपटा नहीं है, आपने फिर उसको पूरा का पूरा जिम्मा दे दिया, फिर पूरा का पूरा काम दे दिया। और तो और जितने भ्रष्ट लोग हैं इनको रिटायर हो जाने के बाद भी संविदा नियुक्ति दी गई, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। मैं बतलाता हूं आपको। डॉक्टर आलोक शुक्ला रिटायर हो गए थे, उसके बाद भूपेश सरकार ने उनको संविदा नियुक्ति दी, जो कि नहीं दी जा सकती थी, नियमों के खिलाफ थी। संविदा नियुक्ति इसलिए नहीं दे सकते थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे और शायद वो जमानत पर भी छूटे हुए थे। वही जमानत जिसको लेकर हाई कोर्ट और एजी ऑफिस, उस समय के एजी थे सतीश वर्मा,
उनको लेकर एक मामला चल रहा है, ध्यान है ना आपको। एडवोकेट जनरल जो थे भूपेश सरकार के, वो अभी अग्रिम जमानत मांगते घूम रहे हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट। तो वो जिस मामले में जमानत मांग रहे हैं वो डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा की जमानत का मामला था। खुला भ्रष्टाचार था, खुला भ्रष्टाचार। एकदम से क्रिमिनल केस चल रहा था, रमन सिंह के समय दर्ज हो चुका था क्रिमिनल केस एसीबी ईओडब्ल्यू में। उसके बाद एसीबी ईओडब्ल्यू ने ऐसी मेहरबानी की इन अफसरों के ऊपर, इनके केस खत्म करवाने के लिए। इनको रिपोर्ट करते थे कि सर आज एसीबी ईओडब्ल्यू केस हार गई, आप जीत गए हैं। ये जांच एजेंसी, प्रोसिक्यूशन एजेंसी भ्रष्ट अफसरों को रिपोर्ट करती थी कि आप जीत गए हैं, हम हार गए, आज आपको बहुत बधाई हो, मैं दारू की एक बोतल भेज रहा हूं, वाइन की बोतल भेज रहा हूं आपके सेलिब्रेशन के लिए। आपने भी ऐसी चैट सुनी होगी। मैं असल में उसी एक केस पे आना नहीं चाहता हूं, नहीं तो वो चैट पढ़ पढ़ कर सुनाऊंगा आप तो आप दंग रह जाएंगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि भ्रष्टाचार एक सरकार से दूसरे सरकार को विरासत में मिल रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे भ्रष्ट हैं जिनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है, बरसों बाद केस दर्ज हुआ, बरसों बाद जांच पूरी हुई, बरसों बाद सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी, उसके बाद भी मुकदमा चालू नहीं हुआ। क्या कहा जाए इसको? पूरा का पूरा तंत्र, पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। पूरा का पूरा ये कैंसर जो है भ्रष्टाचार का, ये फेफड़े से चालू होके इधर दिल दिमाग तक पहुंच गया है, उधर हार्ट तक पहुंच गया है, उधर कहीं किडनी लीवर तक पहुंच गया है। मुझको लगता है पैर के नाखून और एड़ी तक भी कैंसर पहुंच गया है और सिर के बालों तक भी कैंसर पहुंच गया है सरकार में भ्रष्टाचार का। पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मालूम था कि डॉक्टर आलोक शुक्ला को संविदा नियुक्ति देना ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दूसरा अफसर था जिसके ऊपर आरोप नहीं लगे हुए थे, डीडी सिंह आईएएस अफसर था, वो रिटायर हुआ तो डीडी सिंह को मुख्यमंत्री ने अपने दस्तखत से संविदा नियुक्ति दे दी। भूपेश बघेल ने अपने दस्तखत से संविदा नियुक्ति दे दी थी और डॉक्टर आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के मामले को मंत्रिमंडल में लेके गए थे। किस लिए? कि दी नहीं जा सकती थी वो नियुक्ति। उनको इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता था कि ये ईमानदार है। कौन कहेगा ईमानदार है? भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है। ईडी आईटी जाने किसकी किसकी जांच नहीं चल रही थी उस भ्रष्टाचार के मामले में, कोई कह नहीं सकता था कि ये ईमानदार है। और भी आरोप लगे हुए थे, एक मैगजीन चालू करके करोड़ों रुपए उसमें ले लेना, इस तरह के कई आरोप थे। तो जो काम खुद मुख्यमंत्री के लिए करना संभव नहीं था उसको मंत्रिमंडल में ले गए थे। गलत काम को पूरे मंत्रिमंडल से मिलके करवाया था। भ्रष्ट को बचाने के लिए पूरी, शाहरुख खान कहते हैं, पूरी कायनात एक हो जाती है। आपको बतला रहा हूं मैं, भ्रष्ट को बचाने के लिए सरकार की पूरी कायनात एक हो जाती है। अभी जिन अफसरों को एफआईआर जिनके ऊपर करवाने की बात हो रही है, जो पुरानी एफआईआर है उसका क्या हुआ आप बतलाइए मुझको। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय की एफआईआर है, टूटेजा के ऊपर, आलोक शुक्ला के ऊपर, बहुत सारे लोगों पे उस समय की है। 2 दर्जन और लोगों के ऊपर एफआईआर है। क्या हो गया उसका? 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने चुनिंदा लोगों के खिलाफ जांच करवाई, बहुत सारे लोगों को अनदेखा कर दिया और बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के स्तर पर हाईकोर्ट के जज के साथ मुलाकात, एडवोकेट जनरल जो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, एडवोकेट जनरल, वो जुट गया। हाईकोर्ट के एक जज का नाम ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कई सबूतों के साथ रखा है सामने। और जांच एजेंसी पूरी की पूरी जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाना था उनके साथ जांच एजेंसी मिलकर उनके घरेलू कामगारों की तरह काम कर रही थी। ये केवल पिछली सरकार का नहीं था, ये उसके पहले की रमन सिंह की 15 साल की सरकार का नहीं था। ये सिलसिला चलते ही रहता है सरकारों में। यानी ये
द्वापर से शुरू होके त्रेता या त्रेता से शुरू होके द्वापर, मुझको नहीं मालूम इसमें पहले बात कौन सा है, आप ज़्यादा जानते होंगे। ये चलते रहता है सिलसिला। उसके बाद शायद ये महाभारत काल में आया होगा, फिर अकबर के समय आया होगा, फिर अंग्रेज़ों के समय आया होगा। अभी आज़ाद भारत में 75 साल हो गए, ये सिलसिला चल रहा है। लोग मर जाते हैं, सज़ा नहीं हो पाती उनको। सड़क की जगह गिट्टी डाल दिए हैं। एक पत्रकार का कत्ल हो गया तो जाकर हड़बड़ाई है सरकार, एक पत्रकार के कत्ल की वजह से। सड़क घटिया होने से नहीं हड़बड़ाई है। घटिया तो अधिकांश सरकारी चीज़ें हैं, इसी सरकार की नहीं है, सभी सरकारों की चीज़ें, अधिकांश चीज़ें घटिया हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितने पत्रकार अपनी बलि दें। या तो मुझको लगता है कि जैसे जो नक्सल प्रभावित बस्तर है, जो पूरी तरह से आदिवासी इलाका है, उस इलाके में ठेकेदार, आप क्या कल्पना करते हैं किसी ठेकेदार की कितनी कमाई होना चाहिए? अपनी शादी की बारात हेलीकॉप्टर से लेके जाए, इतनी कमाई होना चाहिए। मैंने देखा है ये पत्रकार जो है ठेकेदार, इनकी पहले से पहचान भी थी। मर्सिडीज कार खरीद रहा है ठेकेदार, पत्रकार मुकेश चंद्राकर उसके साथ में खड़ा है दूसरी तरफ। मैं इस बात को छुपाना भी नहीं चाहता हूँ, ये तस्वीर भी साथ में आई है। मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ एक ठेकेदार, सप्लायर, कुछ अफसरों से जान पहचान हो सकती है। कल मैंने यहाँ पर विवेक ढांड के बारे में कहा था, आज मैं आलोक शुक्ला के बारे में कह रहा हूँ, अनिल टुटेजा के बारे में कई बार कहता हूँ। इन सब से भी मेरी पहचान रही है, छोटा सा प्रदेश है। सवाल यह है कि इनसे आपने फायदा क्या उठाया, और अगर नहीं उठाया है तो क्या आप अपनी बलि दे दें, तभी जांच होगी। एक ठेकेदार हेलीकॉप्टर से बारात लेके जा रहा है, आ रहा है। हमने देखा है कि भूपेश सरकार के समय दुर्ग जिले का ही एक सौरभ चंद्राकर नाम का आदमी, जो दुबई में बैठकर महादेव सट्टा चला रहा है, और जिसकी लिस्ट जो थी आपने देखी थी ना, लिस्ट उसकी महादेव सट्टा की, किस किस अफसर को कितना रुपया महीना देता है, देखा है ना आपने उस लिस्ट को। सट्टे की कमाई, सट्टे की कमाई, वो भी भगवान महादेव के नाम पर जो सट्टा शुरू किया गया था। मैं समझ नहीं पाता हूँ लोगों की धार्मिक भावनाएं अब आहत क्यों नहीं होती हैं। तो लगातार जब ये आया कि इस अफसर को 30 लाख रुपया महीना, इस अफसर को 20 लाख रुपया महीना, इसको 50 लाख रुपया महीना, और भी लोगों के नाम थे, आपको मालूम है, मैं क्या गिनाऊं किसके किसके नाम थे। कम से कम पिछले मुख्यमंत्री के एक सलाहकार का उसमें नाम था, कितना रुपया, 5 करोड़ रुपया या कितना उनको पहुंचा, और कोई नाम लिखा हुआ था। मैं नहीं जानता सच है कि ईडी झूठ बोल रही है, आदतन मैं नहीं जानता क्या है। कुछ लिखा हुआ था, रायपुर के किसी स्कूल, रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ ये स्कूल है, या स्वामी विवेकानंद के नाम पे स्कूल है, वहाँ पे पैसा पहुँचाया गया, ऐसा लिखा हुआ है। अगर मुझको गलत याद नहीं पड़ रहा है, मुझको, तो क्या ऐसा है कि स्वामी आत्मानंद जिनके नाम पे सैकड़ों स्कूलें खुली है प्रदेश में, उनके आत्मानंद जी के छोटे भाई के यहाँ पैसा पहुँचाया गया, ऐसा कुछ है क्या? आपको याद होगा कुछ रामकृष्ण मिशन या विवेकानंद आश्रम या विवेकानंद से जुड़े हुए नाम वाली स्कूल थी, वहाँ मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा के लिए 5 करोड़ रुपया पहुँचाया गया, ऐसा ईडी का कहना है। मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ, मुझको अलग से नहीं मालूम है। विनोद वर्मा जब तक मेरे साथ पत्रकार थे तब तक बहुत ही ईमानदार थे, इसका सर्टिफिकेट मैं दे सकता हूँ। उस वक्त तक उनकी कोई गड़बड़ी, बेईमानी, उनकी नालायकी, निकम्मापन कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे पत्रकार थे। राजनीति में जाने के बाद उनका क्या हुआ मुझको नहीं मालूम है। वो आपको ध्यान है कि रमन सिंह सरकार के आखिरी महीनों में किस तरह से एक सेक्स सीडी केस हुआ था, उसमें भूपेश बघेल, विनोद वर्मा गिरफ्तार हुए थे। दोनों पूरे 5 साल शायद जमानत पर भी रहे। मुझको बहुत याद नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा याद पड़ता है। तो सरकारें जो हैं, क्या उनको भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं रहता? आज की सरकार है जो, क्या उसका यही हाल है? मैं मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल, इनके बारे में रोज सुन रहा हूँ।
हमारे बगल में ही एक बड़ा अखबार है, नाम लेने में मुझको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है उनसे। भास्कर में एक रिपोर्ट छपी थी कि किस तरह से 12-14 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेज जिस मशीन को खरीद रहा है, MRI मशीन थी शायद, खरीद रहा है। भास्कर ने उसका टेंडर बुलवाया, कोटेशन बुलवाया, उस मशीन का उसी कंपनी से उसी मॉडल का कोटेशन बुलवाया, वो शायद 5-6 करोड़ रुपए में आया। और 12-14 करोड़ में सरकार खरीदने जा रही थी, उसका आ गया था उसका कोटेशन। इसी शहर में जिस मेडिकल कॉलेज के लिए ले रहे हैं उससे भास्कर की दूरी कुल 1-1.5 किलोमीटर है, हम उसके बीच में पड़ते हैं। कुल 1.5 किलोमीटर दूर 5-6 करोड़ से बढ़कर 12-14 करोड़ दाम हो गया था। कब तक चलेगा ये भ्रष्टाचार? कौन इसमें जान देगा? कौन से पत्रकार की इसमें जान जाएगी? जो हाल बस्तर में था, इन सड़क ठेकेदारों ने एक पत्रकार को मारते हुए ये नाटक भी नहीं किया कि इसको नक्सलियों ने मार दिया, गोली मारकर जंगल में फेंक दो, ये भी नहीं किया। अपने ही बाड़े में सेप्टिक टैंक में उसको डाल के छत ढाल दी उसके ऊपर, अपने ही बाड़े में। उनको डर खौफ कुछ नहीं था। अभी आप देखिएगा ना, अदालत में ये मामला चलेगा तो ऐसे अरबपति ठेकेदारों के वकील वहाँ क्या क्या नहीं बोलेंगे, सुनिएगा। कैसे रोका जाए सरकारी भ्रष्टाचार को? क्या ये 2 गुना कीमत पे जो छत्तीसगढ़ शासन का जो मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन जो मशीन खरीद रहा है, अब अखबार में छपने के बाद उसको रोका गया है। किस किस चीज़ को रोकेंगे? मेडिकल की तो सारी ही मशीनें ऐसी ही खरीदी जा रही हैं, 5 साल भी ऐसी ही खरीदी गई थी। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी उनको सैकड़ों करोड़ का खरीद लिया गया था। रमन सिंह के समय बाबूलाल अग्रवाल सचिव था, तब भी ऐसे ही खरीदा गया। नकली मशीनें खरीदी गईं। नहीं रहता बाबूलाल अग्रवाल, अगर उस वक्त अंदर नहीं हुए रहते तो मुझको नहीं मालूम है, छत्तीसगढ़ के वो सबसे ज़्यादा समय तक काम करने वाले चीफ सेक्रेटरी हो सकते थे। 23 साल की उम्र में IAS हो गए थे, मेरे ही शहर के थे। मुझको अच्छा भी लगता था, मेरे ही शहर के हैं, विनम्र हो के बात करते हैं, मुझसे भैया होकर भैया कहकर बात करते थे। लेकिन मुझको शक था उनके बारे में, और मैं कहता था कि बाबूलाल अग्रवाल अगर गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तो सबसे लंबे समय तक चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। मुझको अच्छा भी नहीं लग रहा है। कल ही मैंने एक दूसरे चीफ सेक्रेटरी रहे, विवेक ढांड, मैं उनकी क्लास में था, वो मेरे सहपाठी थे। मैं और वो साइंस कॉलेज में एक साथ पढ़े हुए हैं, जहां उन्होंने बाद में भूपेश को पढ़ाया था। कल उनके बारे में कहा था, आज कुछ दूसरे अफसरों के बारे में कहना पड़ रहा है। क्या होगा सरकार में इस भ्रष्टाचार का? क्या होगा? सरकार की जांच एजेंसी जो है ACB EOW, क्या इसकी कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट सामने आएगी कि कब रिपोर्ट दर्ज की गई, क्या कार्रवाई की गई, कितने लोगों को सजा दिलवाई गई, कितने लोगों की जांच पूरी हो गई और सरकार ने कार्रवाई की, मुकदमे की इजाज़त नहीं दी, कितने वकील पलट गए, कितने गवाह पलट गए, क्या हुआ? क्या इसकी कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट रखी जानी चाहिए विधानसभा में, जैसा कि CAG की रिपोर्ट रखी जाती है? क्यों नहीं रखी जानी चाहिए? जिस तरह का भ्रष्टाचार दिख रहा है, 56 करोड़ का 112 करोड़ हो जाना, एक अफसर अपनी खुद की मैगजीन को करोड़ों रुपए का खुद ही सब्सक्राइब करवा ले रहा है सरकार में, क्या नहीं हो रहा है? और ये अभी तो 1 साल हुआ है विष्णुदेव साय की सरकार को। मैं तो छत्तीसगढ़ के पिछले 24 साल का यही हाल देख रहा हूँ। रमन सिंह के 15 साल भी ऐसे ही रहा, भूपेश के 5 साल तो एकदम आसमान पे रहे। आप देख रहे हैं अगले 10-15 साल तक उसकी खबरें खत्म नहीं होगी, तब तक जब तक कि जांच एजेंसियां फिर किसी कांग्रेस सरकार के दबाव में फिर एक बार गवाह नहीं पलट देंगी। क्या नहीं हुआ था उस 5 साल में, याद है ना आपको? भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए, क्योंकि वही अफसर सरकार हाँक रहे थे और बाकी अफसर जो हैं वो जानवरों की रेवड़ की तरह चल रहे थे। भ्रष्ट अफसर ही सरकार हाँक रहे थे। क्या किया जाए? पत्रकार बलि दें या क्या करें? एक समय मानव बलि होती थी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हिंदुस्तान में। क्या छत्तीसगढ़ में सरकारी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए
एक पत्रकार की बलि हो चुकी है, जिसके बाद एक विभाग हड़बड़ाकर कुछ अफसरों को सस्पेंड कर रहा है, कुछ के खिलाफ एफआईआर कर रहा है। जगह जगह कदम कदम पर यही हाल है सरकारी कामकाज का। आप उठा के देखिए अखबार, आपको सवेरे से रात तक केवल सरकारी भ्रष्टाचार की खबरें दिखेंगी। हो सकता है कि आज की बहुत सारी खबरें पिछली सरकार से कैरी फॉरवर्ड हो के आई हों, उस समय की खरीदी हो, उस समय का ऑर्डर हो, उस समय का ठेका एग्रीमेंट हो, जो भी होगा। लेकिन अब तो 1 साल हो गए हैं इस सरकार को। मुझको लगता है जनता को और सवालों के साथ तैनात होना पड़ेगा। विधानसभा में भी विपक्ष के विधायक पता नहीं कितने सवाल करते हैं। आज चरणदास महंत है नेता प्रतिपक्ष, ऐसे मामलों पे क्या वो सवाल कर सकेंगे जब 5 साल वो विधानसभा अध्यक्ष थे? उन्हीं की पार्टी के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की पार्टी के उनके करीबी ताम्रध्वज साहू पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्हीं की पार्टी के ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे, उन्हीं की पार्टी के टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री थे, पंचायत मंत्री भी थे कुछ समय तक। तो क्या आज नेता प्रतिपक्ष रह के चरणदास महंत उस समय के भ्रष्टाचार के कार्यकाल को, उस समय के भ्रष्टाचार के मामलों को उठा सकेंगे जो आज भी जिंदा हैं, जांच के अलग अलग स्टेज पे हैं? क्या कर सकते हैं वो तो उस वक्त 5 साल विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को देख रहे थे। न पार्टी के भीतर उनकी कुछ चल रही थी, न सरकार में चल रही थी। मेरी जानकारी ये है कि उनका अपना जिला जो कोरबा था या चांपा, जानिए उनकी पत्नी का संसदीय सीट का इलाका, उनका अपना विधानसभा का इलाका, कहीं भी उनकी नहीं चल रही थी, कोई कलेक्टर उनकी नहीं सुनते थे। तो अब नेता प्रतिपक्ष रह के वो क्या करेंगे? तो भ्रष्टाचार का क्या किया जाए? क्या पत्रकारों से कहा जाए कि भाई आप कुछ एक और पत्रकार दे दीजिए, हमको बलि चढ़ाना है ताकि बाकी विभागों की भी जांच हो सके? एक हाथ जल जीवन मिशन में, एक हाथ किसी और में, कहाँ पे एक एक पत्रकार की बलि दें? हो सकता है मुकेश चंद्राकर की प्रेरणा से कुछ और लोग भी तैयार हों कि हम लोग उजागर करेंगे भ्रष्टाचार, फिर चाहे हमारी बलि ले ली जाए। क्या किया जाए? रोज अखबारों में छप रहा है, या तो सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है भ्रष्टाचार की खबरों का। मैं बहुत ज़्यादा उसी बात को दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जनता को सोचने की ज़रूरत है कि भ्रष्टाचार के जितने मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को जनता को सोशल मीडिया पर उठाना होगा। हो सकता है कि अखबार और टीवी चैनल तो बहुत गंभीर नहीं रहते, लेकिन अखबार गंभीर रहते हैं। हो सकता है कि अखबार में खबरें आने के बाद भी बहुत ज़्यादा सेहत पे फर्क ना पड़ता हो सरकार का। क्या करें? जनता कर सकती है, अखबार की एक सीमा है करने की। जनता सोशल मीडिया पर कर सकती है, जनता भ्रष्टाचार के तमाम मामलों को उठाकर घेर सकती है, लोगों को सवाल पूछ सकती है। कोई भी सरकार रहे, मेरा किसी एक सरकार से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, मैं एक बराबरी की दूरी पर चल रहा हूँ, कोई दोस्त भी नहीं रहेगा। योगी को एक समय मैं दोस्त मानता था जब मुख्यमंत्री थे, बाद में वो खुशफहमी भी जल्दी दूर हो गई। राज्य के निर्माण में अपना योगदान देने की जो खुशफहमी थी, तरह तरह की सोच सामने रखने की, वो सब खुशफहमी दूर हो गई। तब मैं बराबर की दूरी पे खड़े होकर देख रहा हूँ। मेरा इन दोनों पार्टियों में से किसी से घरोबा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब जो सरकार रहे, जिसका भी भ्रष्टाचार रहे, आज की सरकार का आज का रहे, या आज की सरकार के सामने आया हुआ पिछली सरकार का रहे, या जैसा कि टुटेजा आलोक शुक्ला का है और पिछली सरकार के समय का रहे, रमन सिंह के समय का रहे। 5 साल इन लोगों ने राज किया, टुटेजा आलोक शुक्ला ने 5 साल राज किया इन लोगों ने। अब सरकार अभी तो कई मामले देख रही है, अभी कई लोगों की गिरफ्तारी बची है, पूरा प्रदेश भी देख रहा है कि ईडी किसको गिरफ्तार करती है, आईटी किसको गिरफ्तार करती है, एसीबी ईओडब्ल्यू किसको गिरफ्तार करती है। मुझको लगता है कि जनता अकेली ऐसी है जो खुलकर लिखे। सोशल मीडिया जनता के हाथ में है अभी भी उसको लिखना चाहिए,
उसको सरकारों से सवाल करना चाहिए, पार्टियों से और नेताओं से सवाल करना चाहिए। भूपेश बघेल अभी भी बहुत सक्रिय हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब उनके 2-4 मुद्दों पर बयान न आते हों। जनता को उनसे भी पूछना चाहिए, आज की सरकार से भी पूछना चाहिए, रमन सिंह से भी पूछना चाहिए। अजीत जोगी से नहीं पूछ सकेंगे, वो जनता की पहुंच से ऊपर चले गए हैं। जनता जब तक भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं करेगी, जनता जब तक उठाएगी नहीं मुद्दों को, मुझको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये जो नी जर्क रिएक्शन हुआ है, घुटने पे चोट पड़ी तो बिलबिला के 5 अफसरों को पीडब्ल्यूडी ने सस्पेंड कर दिया, 4 के खिलाफ FIR करवाने का फैसला ले लिया। क्या होना है इससे? 5-5, 10-10 साल पहले जिनके खिलाफ FIR हुई है वो सब वापस तैनात हो गए, वो सब फिर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। ये FIR वगैरह जो है ये परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए होता है, जन धारणा प्रबंधन की सरकार बहुत कार्रवाई कर रही है। हमने बहुत सी सरकारों को देख लिया है। इस FIR का कोई मतलब नहीं होता। मतलब तब होगा जब जनता खड़ी होगी, जनता सवाल करेगी भ्रष्टाचार को लेकर। अकेली जनता ही है जो लड़ सकती है। पक्ष विपक्ष, सरकार, नेता, अफसर, ठेकेदार ये कुछ नहीं कर सकते। मीडिया से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। अखबार अभी तक थोड़ा सा कर रहे हैं काम, लेकिन अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो अखबार भी कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। जब कभी भ्रष्टाचार की कोई खबरें आए उसको सोशल मीडिया पर उठाइए, सवाल कीजिए लोगों से। जिस नेता से जुड़ा हुआ है उस नेता के ट्विटर पेज पर जाइए, फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ सवाल कीजिए। जनता ही अकेली ऐसी है जो अपने हक पर नज़र रख सकती है कि उसका हक चोरी तो नहीं हो रहा है, उसकी डकैती तो नहीं हो रही है। केवल आप हैं जो अपने हक की बात कर सकते हैं और कोई नहीं करेंगे। एक कहावत है कि स्वर्ग देखना है तो मरना खुद ही को पड़ेगा। मैं उसका थोड़ा सा विस्तार करता हूँ कि देखने की हसरत अगर नर्क की हो तो भी मरना खुद को ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझको नर्क जाना है कोई और मर जाए उसके लिए, ऐसा नहीं होता है, आप ही को मरना पड़ेगा। जनता को ही अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यही लोकतंत्र है। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा नीचे आपको कैसा लगा। अभी मेरे 2-3 वीडियो पर इतने ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए हैं कि मुझको अच्छा लगा। उन्हीं से हौसला पाकर मैं आपके बीच आज बोल रहा हूँ। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और लोग भी पढ़ते हैं। कमेंट का बॉक्स जो है वो लोकतंत्र का मंच है। बहुत ज़्यादा मंच नहीं रह गए हैं अखबारों में, अब पाठकों के पत्र कॉलम नहीं रह गया है, आपने देखा होगा। इसलिए सोशल मीडिया जो है वही पाठकों के पत्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कभी दर्शकों के पत्र जैसी कोई चीज़ रही भी नहीं। चलिए चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। कैंसर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपके मुंह में तंबाकू रहेगा या आपकी सांसों में तंबाकू का धुआं रहेगा। आप सिगरेट नहीं पीते हैं, सिगरेट आपको पीती है, ध्यान रखिएगा। आप तंबाकू नहीं खाते हैं, तंबाकू आपकी ज़िंदगी को खाता है। और ये दोनों कैंसर को न्योता देते हैं। और कैंसर आपके मुंह में, गले में, फेफड़े में आके बस जाता है। उसके बाद कैंसर न्योता देता है एक लाइव लोकेशन के साथ। ऊपर भैंसे पे चढ़ के एक आदमी आता है, आपको बांध के रस्सी से घसीट के लेके चले जाएगा। अपने परिवारों पे इतना जुल्म मत कीजिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।